मेरा नाम है विष्णु रुपजी सुरुम। कोकण प्रांत से पालघर जिला विक्रमगढ़ तहसील में सुरुमपाड़ा करके छोटी बस्ती है, वहाँ का रहने वाला हूँ। अपने भारत में बहुत सारे जनजाति के लोग रहते हैं, उसमें से वारली जनजाति का मैं छोटा परिचय करवाना चाहता हूँ। वारली जनजाति मूलतः गुजरात के है। सूरत, डांग जिला और सेलवासा, दादरा नगर हवेली वहाँ के मूल रहिवासी है। 250-300 साल पहले मुगलों का आक्रमण हुआ, उसमें से बचने के लिए ये सब अपनी देव देवताएं साथ में लेकर महाराष्ट्र में आए और वहाँ जहाँ जगह उपलब्ध है, बहुत करके पहाड़ी में नदियाँ के किनारे पे वहीं अपना घर बनाया, गांव पाड़ा बना के रहते थे। जंगल के और क्यों गए तो जंगल में बहुत सारे घर बनाने के लिए लकड़ी और उनके पत्ते और सूखी लकड़ी खाना बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जंगल के वहाँ और रुके। जंगल में बहुत सारी फल देने वाली वनस्पति है और कंदमूली पेट भरने के लिए उनका ही इस्तेमाल बहुत होता है। इसलिए जंगल के ऊपर बहुत निर्भर है। कोकण प्रांत में पालघर, ठाणे, मुंबई और नासिक यही जिला में बहुत सारे वारली जनजाति के परिवार मिलते हैं। वो अपने छोटी बड़ी खेती भी रहती है, वो खेती में काम करते हैं। जो खेती का छोटा भाग, एक टुकड़ा, उनको वरा कहते हैं, वराल। किसी बहुत सारे विद्वान लेखकों ने वरोली, वरोड़ ऐसे कुछ शब्द निकाले और इसके लिए वारली ये एक नाम आया। ये वारली जनजाति महाराष्ट्र में बहुत जगह पर रहती है और खेती और मजदूरी भी करती है। वारली जनजाति में बहुत सारे जड़ी बूटी के बारे में जानकार भी है। तो जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटी मिलती है, तो ये जड़ी बूटी का हम इस्तेमाल करते हैं। कोई बीमार हो या जहरीला सांप ने काटा है, बिच्छू ने काटा है या कुत्ते ने काटा है, तो उसके लिए जड़ी बूटी का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। और जो जानकार है वो जंगल में जाता है, वहाँ से जड़ी बूटी निकाल के लाता है, उसका सब बारीक करके जहाँ काटा है वहाँ लेप लगाता है, लिंपन करता है और 2 दिन तक बांध के रखता है। तीसरे चौथे दिन में वो पूरा दर्द ठीक हो जाता है, ऐसा मानना है। जो भगत लोग हैं, भगत लोग से माध्यम से जो वारली जनजाति की देव देवता हैं, उनकी पूजा भी
उनके माध्यम से की जाती है। पूजा में, पूजा करते समय हर एक पूजा में मुर्गे की बलि देना पड़ती है और शराब भी भगवान को लगती है। तो शराब कहाँ बनाती है? तो हर एक गांव में शराब बनती है। शराब किस चीज़ से बनती है? तो बड़े बड़े पेड़ महुआ के हैं, महुआ के फूल से दारू बनाते हैं और जामुन के फल से भी दारू बनाते हैं। वो सब देव देवताओं के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं पूजा के दिन। वारली जनजाति की बहुत सारे देव देवताएं हैं। वो गांव देव है, हिमाय, नारायण, हिरवा, ये ऐसे सारे कुल देवता है और उनकी पूजा सब वारली जनजाति करती है। जनजाति की बहुत सारे वाद्य भी है। ढोल, तूर और डाका, कांठा, घांगड़ी, ये सारे जनजाति के वाद्य है। तूर जो है ये शादी में वो बजाते हैं। शादी के लिए तूर का इस्तेमाल होता है। और घांगड़ी जो है ये अपने कंसरी देव जब भी अनाज की पूजा करती है तभी वो घांगड़ी का इस्तेमाल होता है। डाका, डाका कोई आदमी मर गया तो उसको जगाना है रात को, इसके लिए डाका लगती है। और कांठा जो वाद्य है वो कांबड़ नृत्य वारली जनजाति में है, वो कांबड़ नृत्य के लिए वो बजाते हैं। और तारपा जो है दिवाली के टाइम में महिलाएं, पुरुष, युवतियाँ, युवक ये सब साथ में नृत्य करते हैं और पूरा रात उसका नृत्य चलता है। दिवाली के समय में उनका बहुत सारा तारपा नृत्य चलता है। अभी वही तारपा नृत्य वारली पेंटिंग जो है, वारली पेंटिंग में बहुत सारा इस्तेमाल दिखता है अपने को। वो वारली पेंटिंग जो है ये सब हमारा महिलाओं का पेंटिंग है। पहले जो खेत में नया धान आता था, नया फसल आया है, तो खेत में से काटकर घर पे आते थे और ये साधारण अगस्त महीने में ये पीक आता है, धान्य आता है। तो कितना भी हो वो थोड़ा थोड़ा करके गांव वालों को सबको देते हैं और एक ही दिन वो कार्यक्रम होता है नया अनाज, नया धान खाने का। तो उसको उसटने बोलते हैं। और उसी टाइम में जो पेंटिंग निकाला जाता है अपने घर में, घर पे, तो क्यों निकालते हैं? तो जब भी नया अनाज खाया जाता है, नया धान खाते हैं, तो घर में जो मेहमान आता है, अपने पहचान वाला मेहमान आता है, तो मेहमान को मालूम होना चाहिए कि इस गांव में, इसी घर में नया धान, नया अनाज खाया है। तो उसको मालूम होना चाहिए, इसलिए वो अपने घास की छोटा टुकड़ा से चावल का आटा, उससे महिलाएं अपने घर पर वो चित्र निकालते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसको वारली पेंटिंग बोलते हैं। तो उनको मालूम होना चाहिए कि मेहमान को मालूम होना चाहिए उसके घर में नया खाना खाया है, नया अनाज आया है। तो पहले ही आते ही बोलता है कि वो ये देख के कि मेरा तो हमारे गांव में अभी तक ये पूजा हुआ नहीं है, नया अनाज आया नहीं है, तो हमारा अभी तक पूजा नहीं किया। तो मुझे जो पुराना वाला है, गए साल का कुछ कुछ भी है
चावल या कुछ भी है वो बना के दे दो, मुझे इस साल का अनाज मत दो। उसको मालूम होने के लिए ये पेंटिंग करके रखते हैं। और अभी वो वारली पेंटिंग इतना हुआ कि सब दुनिया में सब जगह पे उसका फैलाव हो गया। और अभी जहीं चाहिए वहाँ वहीं वारली पेंटिंग मिलता है। और बहुत सारा जगह पे इनका अभी फैला हुआ है। बारिश के समय, बारिश में भू माते की पूजा करते हैं और भात और नागली नाचनी उसकी भी पूजा करके बाद में अपने खेत में डालते हैं उगाने के लिए। तभी वो पहले ज़मीन की पूजा और बाद में वो अनाज की पूजा करके ज़मीन में डालते हैं। और पानी, बारिश की राह देख रहे हैं। बारिश 3-4 दिन नहीं आया तो हमारे गांव वाले सभी, किसी बड़ा घर है घर में आते हैं और कांठा कांठा बजाते हैं। और महिलाएं पुरुष आते हैं। पुरुष खाली नृत्य करते हैं, महिलाएं गाना गाना बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं कि अथ नाचूं काय कोठर नाचूं, धनंतरेचे माथ्यावर, धनंतरा माझी मायूर, तिला मी पाय कसा लावूं र। ये जो कांबड़ नृत्य का गीत है, गाना है, वो बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ नाचूं, कहाँ नाचूं, ये धनंतरी, धनंतरी के पीठ पर नाचूं। धनंतरा मेरी माँ है, उनका पैर कैसा रखूं मैं, उसका पैर कैसा लाऊं, ये जो कहना है। तो बड़े भाव से ये पहले ही नृत्य करने से पहले ही ज़मीन को नमस्कार करते हैं और बोलते हैं, मेरा, मैं आपके ऊपर नाच रहा हूँ तो पहले मुझे माफ़ करना। ऐसा जो भाव है हमारा वारली जनजाति में, वो बहुत बड़ा है। वारली समाज ये हिंदू धर्म के है, हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं। वारली जनजाति में विवाह, शादी, वारली समाज के लड़की लड़का दोनों ही एक ही समाज के रहते हैं। शादी तो लड़की के घर होता है, तारीख का तय होता है और लड़के वाले बारात लेके जाते हैं। साथ में एक पीतल का लोटा, पानी रहता है लोटे में, आम के पत्ते और उसके ऊपर एक नारियल और करहा बोलते हैं, एक करौली। करौली दूल्हा या दुल्हन का दुल्हन की बहन रहती है। कभी भी वो जो करा धरने वाली लड़की है वो दूल्हे के पास या दुल्हन के पास से कभी हटती नहीं, वो साथ में ही रहती है। तो जब भी बाराती बारात लेके जाते हैं तो बैलगाड़ी, कहीं पैदल, ये सब बाराती दुल्हन के घर जाते हैं। वहाँ जाके जहीं छाँव रहेगी वहाँ बैठेंगे और दूल्हे को किसी घर में लेके बिठाते हैं। और बाद में शादी के टाइम में वो दूल्हे को लेके मंडप में आ जाते हैं। दुल्हन का मामा दुल्हन को लेके आता है। और बाद में हमारे यहाँ शादी जो 3 महिलाएं हैं, वारली जनजाति की महिलाएं, वो धवल बोलकर शादी मनाती है। धवलेरी मंडप में आती है तो धवलेरी धवल बोलती है। तो धवल में क्या बोलती है वो, आंबे घोड़े जांबे घोड़े बसार देवा हो मांडवा दारी, लगीनू लावाये अठवर पोराचे लगीनू लावाये। तो ये क्या क्यों बोलती है, तो बाराती जो आने वाले हैं, जो पंच लोग गांव वाले हैं, पाटिल है, वो कहीं आम के पेड़ के नीचे या
जामुन के पेड़ के नीचे छाँव में बैठे हैं, उनको बुलाती है कि अभी शादी लगाना है, तो आप सब मंडप में आओ, मंडप में आके बैठो, ऐसे वो सबको बुलाती है। आंबे घोडे जांबे घोडे बसार देवा मांडवादारी, अठवर पोराचे लगीन लावाये। बाद में बोलते आम्हा लग्न नाही लागत, बोलवाते गावचे काठे पाटलाला। आम्हा लग्न नाही लागत, बोलवात्या वेशीवरच्या वाघे देवाला। मतलब जो कोतवाल और पाटिल गांव वाले हैं, उनको बुलावा, बुलाते हैं और आप शादी बनाओ, आप खड़े रहो। काठा पाटिल बोलते हैं, कोतवाल पाटिल बोलते हैं कि हमें शादी नहीं लगती है, तो तुम्हारा जो गांव का मुख्य देव है वाघ्या देव, उनको बुलाओ। वाघ्या देव आता है तो वो बोलता है कि मैं शादी नहीं लगा सकता हूँ, और जो बड़े देव है उनको भी बुलाओ। ऐसा करके हर एक देवता है उनका नाम लेती है, पहाड़ों का नाम लेते हैं, नदियों का नाम लेते हैं, और गांव के जो प्रमुख है उनके नाम, पाटिल के नाम, सबको नाम लेके लेके आधा या पौन घंटा लगता है। बाद में आखिरी में ब्रह्मदेव का नाम लेती है और शादी हुआ ऐसा जाहिर करती है। बाद में शादी होने के बाद जो दूल्हा जो है उसको मंडप में बीच में खड़े करते हैं, आजू बाजू में सब पंच और पाटिल कोतवाल ऐसे बैठते हैं, और बाद में पत्ते, जो पलस वनस्पति है उसके पत्ते सबके हाथ में मिलते हैं, और वो उसमें चाय या शराब टोकरी में देते हैं। पहले जो दूल्हा है वो सबको, बुजुर्ग बैठे हैं, सबको थोड़ी थोड़ी शराब या चाय देता है, और बाद में वापस बीच में खड़ा रहता है, और बुजुर्ग आदमी जो मुखिया है, वो खड़ा होकर बोलता है कि ऐसा बोलो, सबास मंडली राम राम। तो बाद में ऐसा ही दूल्हा जोर से हाथ ऊपर करके बोलता है, सबास मंडली राम राम, और सब राम राम करके अपना चाय या दारू पी लेते हैं, और उसी दिन से उसको राम राम करने का अधिकार मिलता है। उसके पहले उनको राम राम का अधिकार नहीं रहता, और जिसका शादी नहीं हुआ उन्होंने राम राम करने का ही नहीं है, ये उसको अधिकार नहीं है। तो दूल्हे ने बाद में, उसके बाद कहीं भी कोई पुरुष मिलेगा तो उसको पहले उन्होंने राम राम करने का, ये उसको हक है। इसलिए शादी होना ज़रूरी है। शादी जिसका नहीं हुआ तो राम राम तो नहीं है, लेकिन किसी कार्यक्रम में उसको अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए शादी ज़रूरी रहती है जनजाति समाज में। महिलाओं का वारली जनजाति में बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं, उसका पढ़ाई नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई या घर का कुछ भी छोटा बड़ा काम है वो महिला ही करती है, महिला का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। तो बच्चों को पढ़ाई के लिए माँ ही बहुत सारी प्रयास करती है और बच्चों को पढ़ाती है। पुरुष लोग भी, गरीबी है तो पुरुष लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, मजदूरी करके मजदूरी लेके आते हैं घर पे। तो पहले जो मजदूरी आई है हाथ में है, वो पहले पत्नी के हाथ में या घर में माँ के हाथ में पहले रखते हैं, और बाद में अपने अपने अपने
काम पे निकल जाते हैं। लेकिन वो जो व्यवहार है पूरा आर्थिक व्यवहार, वो सब महिलाएं देखती हैं। घर का सभी व्यवहार महिला देखती है। जब भी वारली जनजाति में कोई नया बच्चा, छोटा लड़की या लड़का पैदा हुआ, तो घर में ही होता है, कभी अस्पताल नहीं जाते। गांव की ही कोई बुजुर्ग महिला, उसको दाई बोलते हैं, वो आती है और उसके माध्यम से, उसके प्रयास से बच्चे को जन्म होती है। और 5वें दिन बच्चे को वही दाई दाई आती है और गांव के सब महिलाएं, लड़कियां सब आती है वो छोटे बच्चे के घर, और वहाँ झोली बांधने का कार्यक्रम होता है। तो जब भी दाई अपने छोटे बच्चे को झूले में रखती है और हाथ में थाली रहती है और बोलती है कि गांव के कोतवाल या पाटिल, उनसे घबराना नहीं। जंगल में बाघ या भालू, इसी को डरना नहीं। बिजली और बादल का गड़गड़ाहट, उसे डरना नहीं। शहर के बड़े लोगों को घबराना नहीं। और बाद में बोलती है, पिताजी बुलाएंगे आपको, तो जल्दी दौड़ दौड़ के आने का। और जब भी माँ बुलाएगी, दूर भाग जाना। ये बोलते हैं, तभी सब महिलाएं जोर जोर से हंसने लगती है। मृत्यु के समय जब भी छोटा नन्हा बच्चा है और उसका मृत्यु हो गया, तो उनको ज़मीन में पुरते हैं। और जब भी बड़ा पुरुष या महिला कोई गुजर गई, मर गई, तो उनको जलाते हैं। गांव के कहीं दूर थोड़ा जगह रहती है, वहाँ उनको जलाते हैं। और बाद में घर पे आके जो कुछ भी विधि है वो सब करके आप अपने घर पे जाते हैं। ऐसा तो 10 दिन में 10 क्रिया होना चाहिए, लेकिन ये सब करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए वो कभी कभी भी ऐसा रखते हैं कि वो मैं 10 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में नहीं कर सकूँगा, लेकिन जब भी मेरे पास पैसा आएगा तभी मैं करूँगा। तो परिसर में, आजू बाजू में कहीं और मृत्यु हो गए हैं, और उसी टाइम में ये सब मिलकर वो सब खर्चा एक ही साथ में करने को तय करते हैं। तो 4-5 परिवार वो सब इकट्ठा आते हैं और ये खर्चा का सब बोझ उठाते हैं। तो उसके पहले रात में, रात जगाना बोलते हैं उसको, तो कहानी बोलने वाला उनको बुलाते हैं। पूरा रात निकालना रहता है, तो कहानी वाला आता है और पूरा रात कहानी बोलता है। शाम को 6 बजे जो शुरू करेगा कहानी, तो सुबह तक उसका कहानी चलता है। कहानी में क्या क्या है, तो ये अभी आदमी कौन, किसका मृत्यु हुआ है, कौन कौन मर गया है, उसका सबका नाम लेता है। और ये कहीं पहाड़ी में गया है, कौन से नदी में गया है, कौन से तालाब में है, और स्वर्ग में गया है क्या, ऐसा सब कर करके सुबह 6 बजे तक वो सब उसका नाम लेके बोलता है कि अभी ये मनुष्य जन्म में आएगा वापस, वो इस रास्ते में है, अभी आएगा।
ऐसा करके 6 साढ़े 6 बजे तक वो मृत्यु हुआ है आदमी का पितर आता है, और वो पितर जो अपने पहचान वाले हैं सबको, वो सबको मिलता है और कहता है कि ये मेरी अभी आखिरी मुलाकात है, आखिर मिलन है, उसके बाद मैं नहीं आऊँगा। ऐसा 3-4 घंटा तक वो सभी के साथ में रहता है और बाद में चला जाता है। ताकि सब ये कहता है जब भी कि ये अभी आखिरी मुलाकात है वगैरह, ऐसा रोता ही है, रोते समय ये सब बोलता है। ऐसा करके वो सब सब जो अपने चाहने वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो सब रोते हैं। तो ऐसा 3-4 घंटा रहता है और चला जाता है। बाद में सबका खाना वगैरह होता है, खाना में दाल और चावल नहीं रहता है, खा के आप अपने घर पे चले जाते हैं। ये इसी तरह जो वारली जनजाति का सभी जीवन चर्या है, ये सब इस तरह चलता है। और बहुत सारे और ये है, वारली जनजाति का देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन कोई पढ़ा लिखा है नहीं, था नहीं, इसलिए उनका इतिहास नहीं लिखा गया। और जो बहुत सारे शूर थे, उनका नाम कहीं इतिहास में नहीं आ पाया। कल्याण आश्रम का काम, वनवासी कल्याण आश्रम का काम वारली जनजाति में है, लेकिन उतना मात्रा में संख्या है वारली जनजाति की, उसमें बहुत सारा कम जनजाति में काम है। लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम का बहुत सारा आयाम है। उसमें से आश्रमशाला, छात्रावास, खेलकूद, ऐसे सारे प्रकल्प चलते हैं। उसके माध्यम से हमारा छात्रावास या आश्रमशाला, इसमें बच्चे अभी पढ़ने लगे हैं, उनका पढ़ाई चलता है। और कल्याण आश्रम में जो अच्छा संस्कार भी मिलता है, उसके लिए जनजाति समाज में बदलाव आने लगा है। ऐसा ही कल्याण आश्रम का काम बहुत बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, ये आशा करता हूँ। और जनजाति का विकास होने के लिए कल्याण आश्रम का मदद बहुत होना चाहिए, यही कहकर मैं आखिरी विराम करता हूँ। राम राम।